बच्चों नमस्कार। लेक्चर 7 हम स्टार्ट करेंगे आज। लेक्चर 6 में हमने साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट किया था और साइक्लिक ग्रुप के बहुत से एग्जांपल्स देखे थे। इसके अलावा हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। तो साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह की कुछ प्रमेय हम आज थ्योरम से यहाँ सिद्ध करेंगे। तो साइक्लिक ग्रुप को हम फिर से डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए जी कंपोजिशन एक ग्रुप है और एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, मतलब एक्स इसका कोई स्वैच्छिक अवयव है। यदि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट arbitrary एलिमेंट एक्स कैन be written as some power of a for some k belongs to I, मतलब g के प्रत्येक अवयव x को हम a की पूर्णांकी घात के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि a इज ए जनरेटर ऑफ g, a g का जनक है। एंड we write symbolically z equal within bracket a or g equal a raised to n such that n belongs to I सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये थोड़ा हमने आपको चक्रीय समूह की डेफिनेशन को फिर से समझाया कि यदि x g का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, स्वैच्छिक अवयव है सभी x बिलोंग्स टू g के लिए। यदि एक अवयव a बिलोंग्स टू g इस प्रकार से है कि x जो है a की कोई पूर्णांकी घात है, तो हम कहेंगे कि a g का जनरेटर है और जनक है, a g का जनक है। और हम लिखते हैं g इक्वल विदिन ब्रैकेट a और g इक्वल सेट a raised to n, set of members a raised to n such that n belongs to I। तो इसके कुछ रिजल्ट्स हम देखते हैं। थ्योरम्स हैं, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन abelian ग्रुप। Every cyclic group is an abelian group। प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली समूह होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं प्रत्येक चक्रीय समूह एक क्रमन्वय समूह होता है। Every cyclic group is a commutative group। सो प्रूफ देखिए, बहुत सिंपल प्रूफ है कि लेट जी बी ग्रुप एंड इज जनरेटेड बाय ए। मान लीजिए जी एक समूह है और यह ए के द्वारा जनित है। एंड फॉर ऑल एक्स बाई बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स R and S belongs to I such that x equal a raised to R and y equal a raised to S। मान लीजिए जी ए के द्वारा जनित है, तो जैसे कि आपने ऊपर भी देखा कि हम g को लिख सकते हैं a raised to n such that n belongs to I। इसका मतलब हम जी के सभी मेंबर्स को ए की पावर्स के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ए इसका जनक है, जनरेटर है। नाउ एक्स इंटू बाई कम्यूटेटिव के लिए क्या दिखाना होगा? कम्यूनिटी नियम आप जानते हैं कि यदि एक्स बाई इक्वल वाई एक्स हमने दिखा दिया तो हमारा ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो एक्स बाई इक्वल ए रेज़ टू आर a raised to s and it can be written as a raised to r plus s। और r और s क्या हैं? इंटीजर्स हैं।
आई के मेंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इसलिए ये आपस में कम्युनिटी नियम का पालन भी करते हैं। तो r प्लस एस को लिख सकते हैं हम s प्लस आर, और ये हो आपका a रेज़ टू s इंटू a रेज़ टू r। देयरफॉर एवरी साइक्लिक ग्रुप इज कम्यूटेटिव। अतः प्रत्येक चक्रीय समूह कम्युनिटी में समूह होता है। बहुत सिंपल थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम हम देखें कि थ्योरम 2, if A is a generator of element A is a generator of a group G, then A inverse is also a generator of G। अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू देखा भी था कि यदि ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर है। तो G is generated by A, so it can be written as A raised to R such that R belongs to I। देखिए हमने पहले लिखा है कि A raised to N लिखा है, N क्या है, बिलोंग्स टू आई है, यहाँ R बिलोंग्स टू आई है, तो दोनों एक समान है, कोई अंतर नहीं बच्चों। A raised to N भी लिख सकते हैं आप। सो इट इज़ A raised to -1 raised to -R such that R belongs to I। आपने पहले भी देखा है कि हमने प्रूफ किया है -1 और A इनवर्स होल इनवर्स इक्वल A, हमने ग्रुप जब पढ़ा रहे थे तब इसको प्रूफ किया है। ओके, तो यहाँ से आप देखा कि A raised to R को लिख सकते हैं हम A raised to -1 होल raised to -R। और इसको आप इस स्टेप के पहले एक स्टेप और लिख सकते हैं कि चलिए इस स्टेप को लिखने के पहले, चूँकि A कैन बी रिटन एज A इनवर्स होल रेज़ टू R। देखिए एक ही बात है, सच दैट R बिलोंग्स टू I। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप ये लिख दीजिए, तो आप बहुत थोड़ा समझ में आएगा ज़्यादा। सो अब यहाँ देखें कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम कि A इनवर्स होल रेज़ टू -R, और R यदि हमारा इंटीजर है तो -R भी इंटीजर है, इंटीजर पूर्णांक 0 + -1 + -2 एटसेट्रा। तो यहाँ आपने देखा कि हम G को A raised to -1 की पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। so therefore A raised to -1 is the generator of G, therefore A inverse is a generator of G, है ना बेटा। सिंपल बच्चों, सिंपल रिजल्ट है ये कि A यदि जनरेटर है तो A इनवर्स भी G का जनरेटर है। नेक्स्ट थ्योरम के नाम से बच्चों घबराना नहीं है कि थ्योरम का प्रूफ आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे तो सभी थ्योरम्स का प्रूफ आपको बहुत आसान लगेगा। तो नेक्स्ट हम थ्योरम लेके चलते हैं कि जी हमारा साइक्लिक ग्रुप, सभी थ्योरम्स में मान के चलेंगे कि जी साइक्लिक ग्रुप है। तो इसके लिए आप फिर से देखिए कि अभी हमने देखा कि एलिमेंट ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द ऑर्डर ऑफ आपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है कि द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर मतलब ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या को उसके हम कोटि या ऑर्डर कहते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, मतलब जो समूह की कोटि होगी, चक्रीय समूह की कोटि और इसके जनक की कोटि,
समान होगी, मतलब बराबर होगी। यदि ऑर्डर ऑफ जी एन है तो इसका जनरेटर जो है ए मान लीजिए, तो उसका ऑर्डर भी एन होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि जी इज ए ग्रुप एंड इज जनरेटेड बाय ए एंड ऑर्डर ऑफ जी, चूँकि इन्होंने ऑर्डर ऑफ जी की बात की है तो हमें मानना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ जी मान लीजिए एन है, फाइनाइट है। तो जी साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटेड बाय ए है और जी का ऑर्डर एन है। तो यहाँ पर जी का चूँकि ऑर्डर एन है और एलिमेंट मान लीजिए यहाँ हम अभी एलिमेंट का ऑर्डर एन मान लेते हैं, जी को छोड़ देते हैं और बता देंगे कि जी का ऑर्डर भी एन होगा। तो यहाँ एलिमेंट हम लिख लेते हैं, एलिमेंट ए का ऑर्डर एन है। ओके, थोड़ा हम चेंज किया इसके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर ए क्यू एंड सो ऑन ए इज टू एन इक्वल ई मिलेगा, हमें आइडेंटिटी मिलेगा। और इसको लिख सकते हैं ए इज टू 0, ऑल आर डिफरेंट। ये सभी एन अलग अलग एलिमेंट हैं, इनमें से कोई भी दो बराबर नहीं हो सकते। क्यों? दो यदि बराबर होंगे तो एक ऑर्डर एन से कम हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे देखते हैं कि यदि हम इसको ये प्रूफ कर पाए कि जी में भी यही एन एलिमेंट्स हैं तो जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? जी का ऑर्डर भी एन हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए नंबर 1 हमने दिया इसका कि नो टू एलिमेंट्स ऑफ नंबर 1 आर इक्वल, नो टू एलिमेंट्स ऑफ नंबर 1 आर इक्वल, कोई दो बराबर नहीं हो सकते। फॉर इफ पॉसिबल देन, यदि बराबर है, यदि संभव है कि बराबर है, तब देन ए इज टू आर इक्वल ए इज टू एस। ऐसा है मान लीजिए कि दो एलिमेंट्स बराबर हैं, 1 आपने कहा लेस देन इक्वल एस मान लीजिए लेस देन आर है और ये एन से छोटा या बराबर है, क्योंकि ए की पावर्स हमने यहाँ देखी कि 1 से लेके एन तक है। ई को हम ए इज टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज ए इज टू आर इंटू ए इज टू माइनस एस इक्वल ए इज टू एस इंटू ए इज टू माइनस एस। ए इज टू माइनस एस का कॉम्पोजिशन हमने दिया दोनों साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। सो दिस इम्प्लाइज ए इज टू आर माइनस एस इक्वल ए इज टू एस माइनस एस equal a is to 0. That is identity. Here r minus s is positive and both are less than n. So r minus s is also less than n. तो हमने ये देखा also a is to r minus s equal e, which is not possible. क्यों नहीं बेटा संभव? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्डर की डेफिनेशन से कि n is the least positive integer for which a is to n equal e. n वह सबसे छोटा धन पूर्णांक है जिसके लिए a is to n e होगा, क्योंकि a का ऑर्डर n है। अतः r माइनस एन एन से छोटा है और इसकी पावर जो है a की r माइनस एस, मतलब जो n से छोटा है, ये हो ही नहीं सकता कि a इज टू r माइनस एस इक्वल e है। तो हमने कहा था फॉर इफ पॉसिबल, मतलब यदि संभव है तो दोनों ये बराबर हैं। देयरफॉर a इज टू r इज नॉट इक्वल्स टू a इज टू s। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं एंड n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a is to n equal 1. Therefore, elements of 1
are all different. Elements of one are all different. ये सभी एलिमेंट अलग अलग हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए इफ a raised to t belongs to g का मेंबर है, for some t is greater than n, then by डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? आप विभाजन कलन आपने पढ़ा होगा स्कूल लेवल में, भाग देते ना, जैसे भाग देने की क्रिया को ही हम डिवीजन एल्गोरिथम में कहते हैं। कि जैसे हमने t को डिवाइड किया, n से डिवाइड किया, मान लीजिए p टाइम्स डिवाइड होता है, तो यहाँ हम np माइनस करेंगे, तो t माइनस np, ये आपको रिमाइंडर मिलेगा और रिमाइंडर को हमने कहा r। सो डिवीजन एल्गोरिथम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिस तरीके से साधारण रूप में आपने भाग देना सीखा है। तो इफ a raised to t belongs to g for some t greater than n, then by division algorithm there exist integers p and r such that, जो आपको यहाँ समझने में आसान लगा था, देखिए यहाँ भी वो हमें लिखना चाहिए, वही हम लिख रहे हैं कि देन बाई डिविजन एल्गोरिथम, विभाजन कलन से यहाँ पूर्णांक p और r इस प्रकार से होंगे कि t इक्वल एन पी प्लस r, यही आपने निकाला यहाँ से। देखिए दिस इम्प्लाइज हम एन पी को ट्रांसफर कर रहे हैं, सो t इक्वल एन पी प्लस r। नाउ वेयर रिमाइंडर, यह तो 0 होगा या लेस देन n होगा, चूँकि हम n से डिवाइड कर रहे हैं। जिससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करें जिससे, तो शेषफल उस नंबर से छोटा होता है, तो t को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वह n से छोटा होगा। नाउ a raised to t is a raised to np plus r a raised to np into a raised to r equal a raised to n whole raised to p into a raised to r। चूँकि ऑर्डर n है a का और a raised to n इक्वल e है, ओके, सो देयरफॉर a raised to n raised to p into a raised to r equals e raised to p into a raised to r, and this is e raised to r, this is a raised to r। Here 0 less equal r less than n, तो यदि a की पावर n से अधिक भी है, जैसे कि हमने यहाँ माना कि at belongs to g है, जहाँ की t greater than n है, तो at किसके इक्वल है? a raised to r के इक्वल है, दैट इज 0 लेस इक्वल r इज लेस देन n। मतलब जो आपके 1 में एलिमेंट हैं, जो 1 में एलिमेंट हैं, at उन्हीं को बिलोंग करता है। देयरफॉर at बिलोंग्स टू द सेट a स्क्वायर aq एंड सो ऑन a raised to n विच इज e, या हम इसको a raised to 0 भी लिख सकते हैं। और चूँकि at कोई भी मेंबर था, आर्बिट्री एलिमेंट था g का, और वो इन्हीं n मेंबर्स में से है, जो कि ये सेट है a के द्वारा जनरेट होता है। देयरफॉर g must be equal to the set which is generated by a, and this same as order of a। कितना है? फिर से देखिए आप, ये n है, चूँकि इसमें n एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a इज n एंड g इज जनरेटेड बाय a। तो इस प्रकार हमने प्रूफ किया कि चक्रीय समूह की कोटि जनक अवयव एक ही कोटि के बराबर होती है। हाँ, एक और हम रिजल्ट लेते हैं कि
कुछ इसी से संबंधित हम लेते हैं साइक्लिक ग्रुप का कि इसमें बहुत सी थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरम्स आप लोग भी करेंगे, बुक्स आपके पास हैं। इफ Z is an infinite cyclic group, यदि G अनंत चक्री समूह है तो इसके केवल दो ही जनरेटर होंगे। एक एलिमेंट मान लीजिए ये जनरेट होता है ए से, तो ए इनवर्स से भी जनरेट होगी। देन G has exactly टू जनरेटर्स, मतलब G यदि इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके केवल ठीक दो जनक होंगे उसके। तो मान लीजिए G इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है एंड इट इज जनरेटेड बाय एलिमेंट A। तो A के अलावा इसके और एक जनरेटर इन्वर्स भी होगा, जिससे हमने ऊपर प्रूफ किया था कि एलिमेंट यदि ए जी के मतलब एक थ्योरम में ऊपर हमने प्रूफ किया था ना। देखो बच्चों ये कि इफ ए इज जनरेटर ऑफ ए ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। सो इफ जी इज जनरेटेड बाय ए देन इट इज आल्सो जनरेटेड बाय द इनवर्स ऑफ ए। तो माना कि जी जो है अनंत चक्री समूह है, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, और जी के जो एलिमेंट्स हैं ए के इंटीग्रल पावर्स ग्रुप में लिख सकते हैं। तो हम क्लेम करते हैं कि मान लीजिए जी इक्वल है ए स्क्वायर ए क्यू एंड सो ऑन एज टू आर एंड सो ऑन एज टू एस एंड सो ऑन। चूँकि इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है इसलिए इसमें इन्फिनिट मेंबर्स होंगे ही। तो हम क्लेम करते हैं कि नो टू मेंबर्स ऑफ जी आर इक्वल, नो टू मेंबर्स ऑफ जी आर इक्वल, मतलब जी के जो मेंबर्स हैं वो एक ही इंटीग्रल पावर्स हैं। तो ए की कोई भी दो इंटीग्रल पावर्स बराबर नहीं हो सकते। फॉर इफ a is to r equal a is to s, where s is greater than r, sorry s is greater than r. So then a is to s equal a is to r implies a is to s minus r, या इसको हम थोड़ा डायरेक्ट ना लिख के कंपोजिशन लेते हैं, a is to माइनस आर से दोनों साइड्स में। सो a is to s into a is to minus r equal a is to r into a is to minus r. This implies a is to s minus r equal a is to r minus r implies a is to s minus r equal a is to 0 r e। मतलब देखिए हमने ए को कुछ फाइनाइट पावर दी है ना, वेयर एस माइनस आर इज ए पॉजिटिव इंटीजर और एंड इज फाइनाइट, परिमित है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज आल्सो फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए भी परिमित है। लेकिन जी हमारा इन्फिनिट ग्रुप है, सो दिस इंप्लाइज जी कैन नॉट बी एन इन्फिनिट
साइक्लिक ग्रुप, मतलब जी हमारा इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके जेनरेटर का ऑर्डर क्या हो गया, फाइनाइट हो गया है। दिस इम्प्लाइज a raised to r is not equals to a raised to s, जो हमने माना था वो गलत है कि यदि दोनों बराबर हैं तो उससे हमें क्या मिला, यदि बराबर हैं तो हमें उससे कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा, विरोधाभास मिल रहा कि जी जो है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अतः a raised to r is not equal to a raised to r इक्वल नहीं होगा a raised to s के। एंड बी में राइट g equal a raised to r such that r a raised to n such that n belongs to I। अब यहाँ आपने देखा कि इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस a raised to -1 whole raised to -1 raised to n such that n belongs to I। r से लिख सकते हैं a raised to -1 whole raised to -n, चूँकि n इंटीजर है तो हमारा -n भी इंटीजर है। यहाँ हम एक जगह थोड़ा यहाँ n लिखे हैं, नेचुरल नंबर लिखे हैं, तो यहाँ हमें लिखना चाहिए चूँकि बात कर रहे हैं हम इंटीजर की। तो a इनवर्स भी चूँकि g का जनरेटर होता है तो a इनवर्स भी g का जनरेटर है एंड g generated by a and also generated by a inverse, so g have two generators। मान लीजिए कि कोई और इंटीग्रल पावर्स let a is to m where m is not equals to 1 or -1 is a generator G। Since A belongs to G, this implies there exists K belongs to I such that A is to M whole is to K equal A। चूँकि हमने कहा कि A is to M कोई तीसरा जनरेटर है G का, इज जनरेटर ऑफ G। चूँकि A एलिमेंट है G का तो हम G के सभी एलिमेंट्स को एक ही पावर A is to M की पावर्स ग्रुप में लिख सकते हैं, जो कि साइक्लिक की डेफिनेशन है। तो मान लीजिए यहाँ K कोई इंटीजर है, किस प्रकार से A is to M whole is to K इक्वल A implies A is to MK इक्वल A। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि हम A रेज टू चूँकि एलिमेंट है उसके इन्वर्स भी ग्रुप में होता है तो हम इसको A इन्वर्स से कंपोजिशन ले लेते हैं दोनों साइड में। दिस इम्प्लाइज A रेज टू MK -1 इक्वल A रेज टू 0 दैट इज E। ओके, और ये कब पॉसिबल है, दिस इम्प्लाइज MK -1 इक्वल 0 इम्प्लाइज M इंटू K इक्वल 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि M और K इंटीजर है। कैसे इंटीजर्स हैं, M इज नाइदर 1 नॉर -1, तो जो कि संभव नहीं है, इसलिए जो हमने माना था वो गलत है। therefore AM cannot be a generator of G। symbolically we write within bracket A is to M, मतलब जनरेटर के लिखते हैं, ये G के इक्वल नहीं हो सकता है। अतः therefore G has exactly two generators A is to -1 and A, that is Z equal cyclic group generated by A and cyclic group generated by A inverse। एक और हम इसमें रिजल्ट देखना चाहेंगे कि
theorem, every subgroup of a cyclic group is cyclic. Every subgroup of a cyclic group is cyclic. मतलब प्रत्येक चक्री समूह, एक चक्री समूह का प्रत्येक उपसमूह चक्री होता है। हम कोई भी मान लीजिए सब ग्रुप मान लेते हैं। पहले हम ग्रुप ले लेते हैं कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। जो आपको थ्योरम में दिया हुआ है वो आप पहले मान लीजिए। हमें क्या मालूम है कि साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप को साइक्लिक दिखाना है, तो हम मान लेते हैं जी ए साइक्लिक ग्रुप एंड जी इज जनरेटेड बाय ए। चूँकि साइक्लिक है तो इसका जनरेटर भी होगा। मान लीजिए इसका जनरेटर ए है एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का सब ग्रुप है। चूँकि जी साइक्लिक है तो जी में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक ही इंटीग्रल पावर्स के फॉर्म में होंगे, इंटीग्रल पावर्स होंगे। तो यहाँ n बिलोंग्स टू आई। चूँकि h सब ग्रुप है जी का तो h में भी जो एलिमेंट्स होंगे एक ही इंटीग्रल पावर्स के फॉर्म में होंगे। लेट a इज टू s बिलोंग्स टू h। चूँकि h सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए group G is said to be a subgroup of G if H itself form a group with respect to same composition। तो G का एक अतिरिक्त समुच्चय H है, वो सब ग्रुप तब होते हैं जब H स्वयं में ग्रुप बनाए। जब एक खुद ग्रुप बनाएगा तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को पालन करेगा, जैसे क्लोजर भी होगी, एसोसिएटिव भी होगी, इनवर्स भी होगी, आइडेंटिटी भी होगी। तो ए इज टू एस यदि मेंबर है एस का, एच का सब ग्रुप का, तो इसका इन्वर्स भी है एच का मेंबर होगा। सो दिस इम्प्लाइज ए इज टू माइनस एस बिलोंग्स टू एच। अब देखिए एच, चूंकि सिंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो जो एच में पावर होंगी, चूंकि ये जी का उपसमूह है एच, तो एच में जो मेंबर्स होंगे वो भी ए के कुछ पावर्स में होंगे। सो लेट ए m be the least positive integer, m be the least positive integer for which a is to m belongs to h। चूँकि h साइक्लिक है और g साइक्लिक है और h उसका सब ग्रुप है, तो g में एलिमेंट्स एक ही पावर्स ग्रुप में है, तो उसका जो सबसेट होगा जिससे कि हमें साइक्लिक सब ग्रुप दिखाना है, उस सब ग्रुप तो है ही, इसको हम साइक्लिक दिखाना है, तो यहाँ एक ही पावर्स होंगी। अब एक ही कौन सी पावर से स्टार्ट होता है इसमें मेंबर्स, तो हमने कहा कि m सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए a इज टू m h का मेंबर है। यदि हम यहाँ दिखा सके कि h जो है ये a इज टू m से जनरेट होता है, तो इसका मतलब ये h साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन वी शैल प्रूव दैट h is generated by a raised to m, that is h is a cyclic group generated by a raised to m।
फिर से सुन लीजिए, चूँकि एच सबसेट है जी का सब ग्रुप भी है, तो जो एच में मेंबर्स होंगे एक ही पूर्णांक की घातों के रूप में होंगे, इंटीग्रल पावर्स के रूप में होंगे। तो मान लीजिए कि m सबसे छोटा धन पूर्णांक है जिसके लिए a/m h का मेंबर है। तो हम दिखाएंगे कि जो h है वह a/m से जनरेट होता है। सो लेट this some element a/t belongs to h be arbitrary। ये एक स्वैच्छिक अवयव है h का। तो जैसे कि आपने लास्ट रो में देखा है कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम t इक्वल mp प्लस r। ओके, तो चूंकि m यहाँ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो हम t को डिवाइड किए m से। मान लीजिए p टाइम्स डिवाइड होता है तो माइनस एम पी माइनस करेंगे, सो t माइनस एम पी इक्वल रिमाइंडर क्या होगा r। सो दिस इम्प्लाइज t इक्वल एम पी प्लस आर। जो आप हमेशा से करते हैं डिवीजन, बचपन से देखते हैं, वही है डिवीजन एल्गोरिथम में भाग देने की या वेयर जिससे भाग दे रहे आर उससे छोटा होगा, एम से डिवाइड कर रहे हैं एम चूँकि टी को, तो रिमाइंडर एम से छोटा होगा और एटलीस्ट रिमाइंडर कितना होगा, कम से कम 0 होगा। नाउ a/m belongs to h implies a/m into a/m। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं तो आप उसको जनरेटर समझ जाएंगे। सो a/m belongs to h implies a/2m, sorry, this implies a/2m belongs to h। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं तो हम इसको यदि a/m into a/m into and so on q टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो इक्वल क्या मिलेगा a/m/q। और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी h का मेंबर होगा, जैसे a/m into a/m belongs to h implies a/2m belongs to h। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो a/mq भी मेंबर मिलेगा आपका h का। सो दिस इम्प्लाइज इसका इन्वर्स भी मेंबर होगा। इन्वर्स क्या होगा a/m की होल इन्वर्स, दैट इज a माइनस mq। ये भी मेंबर होगा h का, चूंकि h सब ग्रुप है। ओके, सो अगेन a/t चूँकि मेंबर है h का, a/t थोड़ा साफ लिखते हैं, a/t मेंबर है h का और a/2 माइनस mq मेंबर है h का। सो दिस इम्प्लाइज a/t माइनस mq ये भी मेंबर है h का बाय क्लोजर। सो दिस इम्प्लाइज a/r मेंबर है h का, क्योंकि t माइनस mq क्या है, t माइनस mq ये सॉरी t अच्छा हमने इसको p लिया है, चलिए हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ p की जगह इसको q से चेंज कर देते हैं। नोटेशन चेंज हो गया है यहाँ, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता बच्चों कि मान लीजिए हमने t को m से डिवाइड किया, q टाइम्स भाग किया तो t माइनस एम क्यू इक्वल हुआ r, या ये हुआ t इक्वल एम क्यू प्लस r। तो यहाँ से आप देखें कि हम इसका एक मेथड और समझाएंगे, वो भी आसान लगेगा आपको। तो दिस इम्प्लाइज a/r बिलोंग्स टू h, लेकिन m लीस्ट वट r इज लेस देन 0 इज लेस इक्वल r इज लेस देन m। लेकिन m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए am h का मेंबर है। देखिए हमने कहा था ना कि m विद द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच am बिलोंग्स टू h।
तो चूंकि जीरो लेस इक्वल आर है, देयरफॉर आर मस्ट बी जीरो एंड hence a raised to t equal a raised to mq प्लस r इक्वल a raised to mq, r जीरो है, इक्वल a raised to m होल raised to q बिलोंग्स टू h। मतलब प्रत्येक a raised to t जो कि मेंबर है h का को हम a raised to m के इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। देयरफॉर सब ग्रुप h is generated by a raised to m and thus H is a cyclic subgroup of G and hence every subgroup of a cyclic group is cyclic। मैं बच्चों बात कर रहा था कि इस कैलकुलेशन का हम और भी तरीका देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ये देखा है, इसकी जगह थोड़ा और रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी टाइप के कैलकुलेशन से। जैसे आप देखेंगे कि a raised to t इक्वल a raised to mq प्लस r है। यदि हमें दिखाना है इसी को हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज a raised to t इक्वल a raised to r प्लस mq। चूँकि mq r इंटीजर्स है, यह हम कंपोजिशन ले लें a raised to माइनस mq के साथ। सो a raised to r प्लस mq माइनस mq कंपोजिशन में लिया a raised to माइनस mq के साथ। सो दिस इम्प्लाइज a raised to t माइनस mq इक्वल a raised to r प्लस mq माइनस q। सो a raised to r, चूँकि r रिमाइंडर है, छोटा है किससे, ये सभी मेंबर्स किसके हैं, h के हैं, तो ये भी मेंबर किसका मिलेगा, h का। जीरो लेस इक्वल r लेस देन m है, सो देयरफॉर r मस्ट बी जीरो। चूँकि ए एम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ए एम एच का मेंबर है और r इससे छोटा है, इसलिए r मस्ट बी जीरो। सो देयरफॉर t माइनस एम क्यू इक्वल जीरो implies t equal mq। Thus a raised to t equal a raised to m, q equal a raised to m whole raised to q। तो उसकी जगह ये कैलकुलेशन भी आप ले सकते हैं, लेकिन दोनों कैलकुलेशन समान हैं। इसके अलावा और भी रिजल्ट्स हैं कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। मतलब कोई अनंत चक्रीय समूह है तो उसका जो उचित उपसमूह होगा वो भी अनंत चक्रीय उपसमूह होगा। तो ठीक है बच्चों, हमारा साइक्लिक ग्रुप यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।